हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। लास्ट क्लास में हमने डबल बॉन्ड की एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखा था कि डबल बॉन्ड जो है एल्कीन के अंदर किस तरीके से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसके अलावा नेमिंग ऑफ एल्कीन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम आइसोमेरिज्म इन एल्कीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं आइसोमेरिज्म, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जनरली आइसोमेरिज्म को जो है हमने दो ब्रॉडली कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। एक्चुअल में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हम समझते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो हम कह सकते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसे कंपाउंड की स्टडी करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी जो है वो सेम होता है, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशन, बट spatial arrangement of atoms या groups of atoms are differ in 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के अंदर जो है एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट जो है वो डिफर हो जाता है। ऐसी आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंसीडर करते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास ये एक इथीन है। इथीन में मैं यहाँ हाइड्रोजन को हटाकर CH3 और CH3 लगा देता हूँ, मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये सब एक ही प्लेन में है, बट 3 डायमेंशन के अंदर सपोज करो यहां एक्चुअल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहां कार्बन कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है। ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सपोज करो हम इस कार्बन को जो है फिक्स कर देते हैं, और इसको तो यहाँ जब हम इस कार्बन को फिक्स कर देते हैं तो स्ट्रिक्टली रोटेशन होने की वजह से यहाँ हम इसको हाइड्रोजन ऊपर, मिथाइल नीचे, दिस इज मिथाइल और दिस इज H, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि ऐसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ मिथाइल ग्रुप सेम है, यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप सेम है, लेकिन यहाँ मिथाइल की जगह हाइड्रोजन ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप मौजूद है।
तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थ्री स्पेस के अंदर, थ्री डायमेंशन के अंदर जो है एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट जो है वो डिफर कर जाता है। और इस तरीके से जब स्पेस के अंदर एटम्स और ग्रुप का अरेंजमेंट डिफर कर जाता है, इस तरीके की आइसोमेरिज्म को हम जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी हम इसको जीआई बोल देते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ हमें इसकी कुछ कंडीशंस को देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो जीआई जो है वो शो करते हैं। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नंबर 1, compounds having restricted rotation. Compounds having restricted rotation, ऐसे कंपाउंड जिनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है वो जीआई शो करते हैं। जनरली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने को मिलता है। अगर मैं कहूँ एथेन में, क्या एथेन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलेगा, तो हम क्या देखते हैं कि एथेन के अंदर हमें किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कार्बन एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम इसी केस को अगर इथीन के अंदर कंसीडर करें, तो यहाँ डबल बॉन्ड होने की वजह से एक कार्बन को अगर हम फिक्स कर दें तो दूसरे कार्बन को इस कार्बन पर हम रोटेट नहीं कर सकते ड्यू टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है। ड्यू टू दिस रीजन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि the different groups must be attached of carbon atoms around the restricted rotation. The different group must be present around the restricted rotation. अराउंड द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जैसे यहां हम हाइड्रोजन को हटाकर यहां CH3 लगा देते हैं और यहां भी हम मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। तो यहां ये रेस्ट्रिक्टेड कार्बन है, तो रेस्ट्रिक्टेड जो एटम होता है उस कार्बन से डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, अगर मैं यहाँ भी हाइड्रोजन को जोड़ देता हूँ तो इस रेस्ट्रिक्टेड कार्बन पर, रेस्ट्रिक्टेड एटम पर दो सेम ग्रुप या दो सेम एटम आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ अगर CH3 जोड़ दूँ तो क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? रीजन आंसर होगा नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ इस कार्बन पर जो दो ग्रुप हैं वो दोनों सेम हैं
और ऐसा पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी तो ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए और बी सेम नहीं होना चाहिए, तभी GI शो होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें रेस्ट्रिक्टेड एटम से जुड़े हुए जो डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स हैं, दे नॉट बी सेम, उन्हें सेम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन जो है हम यहाँ बात करते हैं कि द फोर ग्रुप्स आर लाई इन सेम प्लेन। तो यहाँ हम कह सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ 4 ग्रुप्स लाई इन सेम प्लेन। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं C डबल बॉन्ड OC, यहाँ हम OH जोड़ देते हैं, यहाँ H, यहाँ हम H जोड़ते हैं और यहाँ CH3। क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा? क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा? आंसर होगा नहीं, नॉट, ये GI शो नहीं करेगा। सर क्यों GI शो नहीं करेगा? अभी आपने कहा कि रेस्ट्रिक्टेड कार्बन से यहाँ पर दो डिफरेंट एटम जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, मिथाइल है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ देखो डैश और वेज फॉर्मूला बनाया हुआ है। यहाँ इस डैश का मतलब है कि बिलो द प्लेन, यानी ये हाइड्रोजन एटम बिलो द प्लेन है, और ये हाइड्रोक्सिल जो एटम है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, ये अबव द प्लेन है। तो इसका मतलब ये चारों ग्रुप हाइड्रोजन और मिथाइल तो यहाँ पर सेम प्लेन में है, लेकिन OH और H जो है यहाँ पर सेम प्लेन में नहीं है, एक अबव द प्लेन है और दूसरा बिलो द प्लेन है। तो ड्यू टू ये एक सेम प्लेन में अलाइन नहीं करते, यहाँ A नॉट इक्वल टू B, यहाँ A नॉट इक्वल टू B, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जा रहा है, फिर भी ये कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि यहाँ जो चारों डिफरेंट ग्रुप रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से जो जुड़े हुए हैं, तो ये चारों ग्रुप जो है वो एक सेम प्लेन के अंदर अलाई नहीं करते। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दिस कंपाउंड डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये तीन कंडीशन आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जानने के लिए कंपलसरी है। अब हम कुछ कंपाउंड लेते हैं और समझते हैं क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं। तो एग्जांपल लेते हैं हम कुछ। तो मैंने अभी आपको बताया कि तीन कंडीशन आपको देखनी होगी कि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। पहला, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। दूसरा, हमने बताया आपको कि जो रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम है या जो अदर एटम है, जैसे GI कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड GI शो करते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में भी GI शो होती है। कार्बन डबल बॉन्ड N
यानी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में, यहाँ भी ये दोनों एटम जो है जीआई शो करते हैं। इसके अलावा एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एजो ग्रुप। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है इनके बीच में भी हमें जीआई देखने को मिलती है। तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एटम से अगर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो जीआई शो करते हैं। थर्ड मैंने आपको कंडीशन बताई कि जो जितने भी हमारे 4 ग्रुप्स एटम हैं वो सबके सब सेम प्लेन में होना चाहिए, अदरवाइज जीआई अदरवाइज ऐसे कंपाउंड जो सेम प्लेन में नहीं है जीआई शो नहीं करते। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी नाम देते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और ये H। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? तो आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाई देता है और रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम से यहाँ जो दोनों जो ग्रुप है वो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तीसरी चीज, ये सारे के सारे यहाँ डैश और वेज का फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब कोई भी सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं ये सेम प्लेन के अंदर है और सेम प्लेन के अंदर होने की वजह से ये जीआई शो करेंगे। तो इट मस्ट बी शो जीआई। इसी तरीके से आपसे कहा जाता है क्या आइसोब्यूटीन जीआई शो करता है? तो आइसोब्यूटीन का हम फॉर्मूला लिखते हैं CH3 CH CH3 एंड डबल बॉन्ड CH। क्या ये आइसोब्यूटीन, क्या ये जीआई शो करता है? तो यहाँ हम इसकी बात कर लेते हैं। दिस इज CH3, दिस इज C, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं CH3, ये H, यहाँ भी CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड इस कार्बन से, यहाँ इस कार्बन से एक ग्रुप और जुड़ा हुआ है, आइसोब्यूटीन हाइड्रोजन नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H। तो देखो यहाँ A इक्वल टू B कंडीशन हमें दिखाई देती है, यानी A नॉट इक्वल टू B होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। क्या ब्यूट टू इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? तो हम ब्यूट टू इन का फॉर्मूला लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो यहाँ हम देखते हैं CH CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने को मिलता है, सारे के सारे एटम जो है वो सेम प्लेन में मौजूद है। और तीसरा, यहाँ A इज नॉट इक्वल टू B हमें दिखाई देता है, इसका मतलब ये जीआई शो करता है। अब यहाँ 2-ब्यूटीन के हम अगर जीआई को अभी जैसे मैंने बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म होने के लिए अगर ग्रुप सेम साइड होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, जैसे कि ये मिथाइल ये हाइड्रोजन ये सेम साइड है। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड में लगे हुए होते हैं तो इसे हम सिस फॉर्म बोलते हैं। और अगर यही ग्रुप, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये डबल बॉन्ड, ये CH3 यहाँ आ जाता है और हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है। तो यहाँ
अगर सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में देखने को मिलते हैं तो इसको हम ट्रांसफॉर्म नाम देंगे। तो जनरली ऐसे कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनके अंदर हमें दो फॉर्म देखने को मिलती है, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म जिसके अंदर सेम एटम या सेम ग्रुप्स जो है वो सेम साइड होते हैं, और ट्रांसफॉर्म वो फॉर्म कहलाती है जिसमें सेम एटम या सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड होते हैं। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। चलो यहां जब हम सिस फॉर्म बनाते हैं, दिस इज सिस फॉर्म, इसको क्या मैं अगर इस सिस फॉर्म को मैं इस तरीके से बना सकता हूं, दिस इज सिस फॉर्म, और ट्रांसफॉर्म को क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूं, दिस इज ट्रांसफॉर्म, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज CH3 ग्रुप, दिस इज CH3 ग्रुप, यहां एक हाइड्रोजन होगा, यहां हाइड्रोजन होगा। इसी तरीके से यहां आप देख सकते हो ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है। तो सिस फॉर्म जो हमारा बनता है जनरली, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें बोट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, बोट फॉर्म। तो इसको हम सिस फॉर्म को बोट फॉर्म भी कहते हैं। जबकि ट्रांसफॉर्म की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हमें चेयर की तरह दिखाई देती है। तो दिस इज ट्रांसफॉर्म इज आल्सो नोन एज चेयर फॉर्म। तो बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सर इन दोनों में से विच इज मोर स्टेबल, बोट फॉर्म या चेयर फॉर्म? या बोट फॉर्म को हम बोलते हैं सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को हम बोलते हैं ट्रांस, चेयर फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो यहां बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म जब हम देखते हैं तो या सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म जब हम देखते हैं तो आप देखते हो यहां मिथाइल है, यहां मिथाइल है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां देखो आप हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये मिथाइल। तो यहां सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में है, ड्यू टू दिस रीजन ये ट्रांसफॉर्म कहलाती है। और यहाँ सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड में होते हैं, ड्यू टू दिस रीजन इस बोट फॉर्म को हम सिस फॉर्म बोलते हैं। विच इज मोर स्टेबल? तो मोर स्टेबल देखें, यहाँ सेम ग्रुप यानी इन दोनों ग्रुप सेम ग्रुप के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें, यहाँ सेम ग्रुप के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ डिस्टेंस हमें कम दिखाई देगी, और सेम ग्रुप के बीच में जब डिस्टेंस कम होती है तो हम कह सकते हैं इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इन सिस फॉर्म the distance in between same groups is minimum due to this reason repulsion is greater, यानी रिपल्शन यहां पर इंक्रीज कर जाता है। ड्यू टू दिस रीजन रिपल्शन इज ग्रेटर, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से जब किसी कंपाउंड में रिपल्शन ज्यादा होता है तो उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो बोट फॉर्म या जो सिस फॉर्म होता है इट इज अनस्टेबल।
यही चीज हम चेयर फॉर्म में या ट्रांसफॉर्म में देखते हैं। तो इन ट्रांसफॉर्म, यहां देखो सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड होते हैं और अपोजिट साइड होने की वजह से इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो इन ट्रांसफॉर्म द डिस्टेंस इन बिटवीन सेम ग्रुप्स इज मैक्सिमम। इन ट्रांसफॉर्म द डिस्टेंस in between same groups is maximum. Due to this reason, the repulsion is less. तो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हम रिपल्शन कम हो जाता है और रिपल्शन कम हो जाने की वजह से यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ड्यू टू दिस रीजन रिपल्शन इज लेस रिपल्शन यहाँ होगा और कंपाउंड होगा मोर स्टेबल होता है। तो आपसे कहा जाता है कि सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में विच इज मोर स्टेबल, तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, बिकॉज इन द ट्रांसफॉर्म द डिस्टेंस इन बिटवीन सेम ग्रुप्स इज मैक्सिमम। ड्यू टू दिस रीजन द रिपल्शन इज लेस एंड स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज। तो इसी तरीके से आपसे कहा जाता है विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज सिस फॉर्म रिएक्टिव है या ट्रांसफॉर्म रिएक्टिव है। तो जिसके अंदर अनस्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अनस्टेबिलिटी होने की वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो दिस इज मोर रिएक्टिव और ये मोर स्टेबल होने की वजह से लेस स्टेबल होगा, तो सॉरी लेस रिएक्टिव होगा। तो यहां से आप इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी समझ सकते हैं। तीसरी चीज हम यहां देखते हैं, आपसे कहा जाता है विच हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है जो स्टेबल होगा उसको मेल्ट करने के लिए आपको हाई अमाउंट में एनर्जी देना होगा। तो यहाँ ये स्टेबल है, तो स्टेबल यहाँ ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसको मेल्ट करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये मेल्ट होगा। और तब जाकर अगर ये मेल्ट होगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस फॉर्म। तो हम यहाँ कह सकते हैं हायर मेल्टिंग पॉइंट, जबकि यहाँ इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरीके से हम यहां देख सकते हैं कि आपसे कहा जाता है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट आप जानते हो, डाइपोल मोमेंट के बारे में आपने पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट का जो होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो लेस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है। तो डाइपोल मोमेंट के साइन को हम इस तरीके से लिखते हैं और डाइपोल मोमेंट को लगभग जनरली हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव element to lower electronegative element। तो यहां हम देखते हैं यहां भी हमारे पास कार्बन है, यहां भी कार्बन है। अब यहां हम देखें कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है,
तो सर यहाँ भी कार्बन है, सर यहाँ भी कार्बन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ एक्चुअल में देखें तो इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होने की वजह से इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, जबकि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है, यहाँ जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है 33% है और यहाँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो है वो 25% है। तो यहाँ 25% s कैरेक्टर है और यहाँ पर हमारे पास 33% s कैरेक्टर मौजूद है। तो आपने पढ़ा है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखें तो इस कार्बन की ज्यादा होती है। तो यहाँ इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट का साइन आएगा वो डाइपोल मोमेंट का साइन हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट का साइन यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp3, डाइपोल मोमेंट का साइन इस तरीके से आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं इसी तरीके से यहाँ हम देखें तो यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp2, यहाँ sp3, यहाँ sp3। तो यहाँ अगर हम साइन देखें तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो साइन जो है वो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ देखो अपोज डाइपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ डाइपोल मोमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो सेम डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आने की वजह से यहाँ का जो डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है सेम साइड में होने की वजह से यहाँ डाइपोल मोमेंट की अपना जो वैल्यू होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, जबकि अगर हम यहाँ डाइपोल मोमेंट देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और कैंसिल कर देने की वजह से ट्रांसफॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आपको पता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो जनरली क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर। और जिनमें कुछ नेट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है दे आर पोलर इन नेचर। तो जनरली ऐसे कंपाउंड जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है नेचर के अंदर पोलैरिटी शो करते हैं और जिनका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है वो जनरली नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। तो आई थिंक आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड डे।